हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है द आर्यंस, देसी और विदेशी, नेटिव और फॉरेनर्स। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि आर्यंस कोई बायोलॉजिकल रेस या फिर कोई सिंगल जेनेटिकली प्योर पॉपुलेशन नहीं था, जैसा कि जर्मन्स ने प्रमोट किया था, स्पेशली हिटलर एंड नाजी एज में। हमने फिर देखा कि आर्यंस का मतलब है एक कल्चरल कम्युनिटी जो कि लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में एसोसिएटेड है, एक कॉमन कल्चर को फॉलो करने वाले बहुत सारे रेस मिक्स होकर के एक आर्यन कम्युनिटी के रूप में डेवलप हुए। लेकिन जब हम इस डिबेट में इंटर करते हैं तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डिबेट हमें यह जानना होता है कि जो आर्यन कम्युनिटी है, जो आर्यन सिविलाइजेशन है, उसके बारे में टाइम टाइम पर कैसे कैसे जो आइडियोलॉजी थी या फिर जो हाइपोथेसिस थे वो कैसे चेंज होते गए। सबसे पहले ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 1786 में विलियम जोन्स ने एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का कंसेप्ट दिया और बताया कि वह कम्युनिटी जो वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के कॉमन एंसेस्ट्री से ओरिजिनेट हुई है, जिसमें कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और भी 2-3 लैंग्वेज थी जैसे जर्मन्स। ये सब लैंग्वेज जो कॉमन लैंग्वेज है, इनको जो बोलने वाले लोग हैं वो सभी क्या है? आर्यंस है। बाद में फिर मैक्स मूलर का एंट्री होता है उसमें, उस डिबेट में, एंड इनिशियली ही प्रमोटेड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। आर्यंस वाज अ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लेकिन बाद में उन्होंने उसका रेशियल इंटरप्रिटेशन कर दिया और बताया कि आर्यंस वर अ वेरी प्योर रेस। फिर जब लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी था, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल परमानेंटली एस्टेब्लिश हो गया था, तो उस टाइम पर कॉलोनियल रेशियल थियरी आया एंड दे प्रमोटेड डिवाइड एंड रूल थियरी। एंड इन दिस उन्होंने ये कहा कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं दे वर आर्यंस एंड जो साउथ इंडियंस हैं दे वर द्रविडियंस। तो इस तरीके से आर्यंस द्रविडियन नैरेटिव को लेकर के ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को आपस में लड़ाने की कोशिश की। फिर इसी पर्सपेक्टिव में बाल गंगाधर तिलक ने 1903 में एक बुक पब्लिश की, द आर्कटिक होम इन द वेदास। एंड उस बुक में उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो ऋग्वेद में जो ज्योग्राफिकल फेनोमेना का डिस्कशन हुआ है, जो ज्योग्राफिकल और जो एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स डिस्कस हुई हैं, वो आर्यंस को आर्कटिक और नॉर्थ पोल से कनेक्ट करती हैं। फिर बाद में हम सभी जानते हैं कि अराउंड 1920s में 1921 1922 के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो गई और 1924 में जॉन मार्शल ने उसको अनाउंस भी कर दिया। अब जो डिबेट था, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था कि इंडिया की हिस्ट्री वैदिक कल्चर से स्टार्ट होती है, लेकिन जैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी होती है, इंडिया की हिस्ट्री काफी पीछे चली गई एंड पैरेलल टू द मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो अब यहां पर फिर से 1940s में एक ब्रिटिश स्कॉलर थे मॉर्टिमर व्हीलर, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया आर्यन इन्वेजन थियरी। एंड by using this theory he concluded that कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ उसके पीछे आर्यंस का इन्वेशन था और आर्यंस ने लेटर फेज में अराउंड 2000 एंड 1500 के आसपास इंडिया पर अटैक किया एंड यहाँ की जो परमानेंट सेटल्ड सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया और एक नई सिविलाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की। इसके लिए उन्होंने जो टर्म, जो कंसेप्ट ओरिजिनेट किया, उसमें ऋग्वेद में एक वर्ड यूज किया जाता है पुरंदर, देवराज इंद्र के लिए पुरंदर वर्ड यूज किया जाता है। एंड ही इंटरप्रेटेड पुरंदर एज वन हु ब्रेक्स द फोर्ट, जो किले को तोड़ने वाला है, हु डिस्ट्रॉयज द फोर्ट, तो वो पुरंदर है। और हम सभी जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो फोर्ट बनाते थे, वो किला बनाते थे। तो इसीलिए जब ये इंटरप्रिटेशन आया कि इंद्र कौन है, तो ही इज पुरंदर, वन हु डिस्ट्रॉय द फोर्ट्स। तो इसका मतलब है कि इंद्र इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन एंड फोर्ट किसका रिप्रेजेंटेशन है? फोर्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इंद्र आए और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया और यहां पर वैदिक सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश की। उसका एक सिंबॉलिक फॉर्म के रूप में यह स्टोरी उन्होंने गढ़ दी। हालांकि बाद में उसका डेफिनेशन भी बदल गया। उसी तरीके से ऋग्वेद में एक वर्ड यूज किया गया हर्यूपिया, एक लोकेशन की चर्चा की गई है और उस पर अटैक करने की बात की गई है।
तो उसको लेकर के भी ये मॉर्टिमर व्हीलर ने ये कहा कि हरियूपिया हड़प्पा का बाद में जो अभी जो हड़प्पा है वो इनिशियल टाइम में हरियूपिया होगा, बाद में धीरे धीरे चेंज होते होते आज हड़प्पा हो गया है। तो हरियूपिया पर अटैक होने की बात की जा रही है, इसका मतलब कि हड़प्पा पर अटैक करने की बात की जा रही है। इस तरीके से आर्यन इन्वेशन थियरी अराउंड 1940 उन्होंने दिया। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियंस ने उनको इस पर और ज्यादा रिसर्च किया एंड आर्यन इन्वेशन थियरी को चैलेंज किया गया और वो फाइनली रिजेक्ट हो गया। तब 1980s एंड 2000 के आसपास इस कल्चर को लेकर के, आर्यन सिविलाइजेशन को लेकर के और ज्यादा रिसर्च होने लगे और ऑर्गेनाइज रिसर्च होने लगा, जिसमें कि केडी सेथान या फिर एस्तेला गेरी या फिर कोयनार्ड एल्स ऐसे स्कॉलर्स आए और इन लोगों ने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया बाय रीडिंग द ज्योग्राफी ऑफ ऋग्वेदा एंड सम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। दे गिव द कंक्लूजन ऑफ नेटिव ओरिजिन और आउट ऑफ इंडिया थियरी कि आर्यन सिविलाइजेशन कहीं बाहर से नहीं आई, बल्कि ये इंडियन सिविलाइजेशन थी जो यहां से डेवलप हुई और धीरे धीरे बाहर भी गई। तो इस तरीके से ये डिबेट चल रहा था। लेकिन एक और चेंज आया, 2005 में एक डिस्कवरी हुई। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बागपत डिस्ट्रिक्ट, वहां पर एक विलेज है सिनौली विलेज। वहां सिनौली विलेज में एक डिस्कवरी हुई, हालांकि वो उस समय बहुत ज्यादा उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन 2017 में उस पर और ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट ने मिलकर के काम किया सिनौली विलेज में। तो वहां से बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिलने लगे, जैसे रथ मिलने लगा, चैरियट मिलने लगे, स्वॉर्ड मिलने लगे, वुमेन्स वॉरियर्स मिलने लगी। और ये जो वुमेन वॉरियर मिल रही हैं, इनकी जब इनके जो जेनेटिक्स थे, इनकी जब कार्बन डेटिंग की गई तो ये अराउंड 3000 और 2000 के बीच की पार्ट में आ गई। अब 3000 एंड 2000 बीसीई के आसपास तो हड़प्पन सिविलाइजेशन चल रहा था एंड एक कॉमन परसेप्शन ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में चैरियट का यूज नहीं किया गया है, वहां पर कोई वॉर या वुमन वॉरियर वाला कंसेप्ट नहीं है। ये सब सारे कंसेप्ट वैदिक सिविलाइजेशन से कनेक्टेड है, क्योंकि आर्यंस चैरियट यूज करते थे, रथ यूज करते थे, वहां पर वुमन वॉरियर का कंसेप्ट तो है। तो अब ये लेकर के बड़ा डिबेट हो गया कि क्या आर्यंस फॉरेनर्स थे या फिर नेटिव थे। इसी बीच 2018-19 में एक नई डिस्कवरी होने लगी, डीएनए स्टडी एक नया स्टडी फॉर्म के रूप में आ गया। अब डीएनए स्टडी हुई तो इसमें एक राखीगढ़ी में हड़प्पन एज के एक जीनोम की स्टडी की गई एंड उसमें जब उसकी स्टडी की गई तो पाया गया कि इसमें कोई कॉमन एंसेस्ट्री जो है वो फॉरेनर नहीं है, वो नेटिव इंडियन कॉमन एंसेस्ट्री है। लेकिन उसी के पैरेलल नरसिम्हन ने भी इसमें डीएनए स्टडी की और उनका जो आउटकम था, उन्होंने थोड़े लार्ज स्केल पर डीएनए स्टडी की और उनका आउटकम था कि नहीं, यहां पर जो इंडियन एंसेस्ट्री है, जो इंडियन इरानियन कॉमन कल्चर के रूप में जाना जाता है, उसमें कुछ फॉरेन जीन भी शामिल हैं। तो इस तरीके से पूरे सीक्वेंस में जो वैदिक कल्चर और स्पेशली करके हु और आर्यंस को लेकर के जो डिबेट था, इतने डायमेंशंस के साथ आज तक कंटिन्यू है। अब इतना तो हमने जान लिया था कि आर्यंस क्या है। आर्यन एक कल्चरल कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, वो कोई सिंगल रेस नहीं है। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि आर्यंस को जानने के सोर्स क्या है, तो हमारे पास सोर्स के रूप में लिटरेरी में अगर हम देखें तो वैदिक लिटरेचर है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि आर्यंस क्या थे। जितने भी मैक्सिमम एविडेंस, जितने रिसर्च हो सकते हैं, उससे कुछ एविडेंस निकल सकता है। फिर दूसरा आता है आर्कियोलॉजी, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास मिले, उससे भी हम जानेंगे। फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, कुछ इन्वायरमेंटल स्टडी की गई, उससे भी पता लगाने की कोशिश की गई कि आर्यंस कौन थे और इस पर भी अच्छा खासा काम हुआ। फिर बाद में जेनेटिक्स आ गए और कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्टडी तो कंपैरेटिवली चल ही रही थी। तो इतने सारे सोर्स को आज हम जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हु वर द आर्यंस। ओके, चलिए सबसे पहले एंटर करते हैं लिटरेरी सोर्स में। लिटरेरी सोर्स में हमारे पास फॉरेन एंड इंडिजिनस दोनों प्रूव करने के एविडेंस मिले हैं। अब जैसे ज्योग्राफी में सर विलियम जोन्स ने 1786 में जब अनाउंस किया कि जो वैदिक लिटरेचर में जो वर्ड्स मिले हैं या जो ग्रामेटिकल यूज हुआ है, वो वर्ड्स और वो ग्रामर लैटिन एंड ग्रीक से मिक्स होता है। बहुत सारे वर्ड काफी कॉमन है, सिमिलर हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर,
नाइन, नेम, ये सब जो वर्ड्स है संस्कृत में वही सेम वर्ड यूज किए गए हैं लगभग नियर बाई लैटिन में एंड ग्रीक में। तो इसका मतलब है कि कॉमन एंसेस्ट्री से वर्ड निकले थे। एंड यहीं से एक कंसेप्ट आया कि इसका मतलब है कि आर्यंस सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये यूरोप और दुनिया के और भी पार्ट में फैले हुए हैं। तो जरूर इंडिया में वो माइग्रेट होकर के आए होंगे। ठीक है, तो यहां से माइग्रेशन थियरी का ओरिजिनेशन होता है। फिर बाद में तो सबसे पहले कौन लेकर के आया? सबसे पहले सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, और इन्होंने लिंग्विस्टिक स्टडी की। सर विलियम जोन्स के बाद दूसरे आए मैक्स म्यूलर। इन्होंने आर्यन को लेकर के क्लेम कर दिया सेंट्रल एशियन। उन्होंने क्लेम किया कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर के आए हैं। ठीक है, अब उनके माइग्रेशन के पीछे उनके अपने लॉजिक थे। उन्होंने आर्यन वैदिक लिटरेचर को डिस्कस किया और कहा कि इसमें जो एविडेंस मिलते हैं उससे पता चलता है कि आर्यन सेंट्रल एशिया से आए। फिर उसके बाद जो थर्ड इंटरप्रिटेशन आया, फॉरेन इंटरप्रिटेशन, जो कि वैदिक लिटरेचर को डिस्कस करके आ रहा था, वो था मॉर्टिमर व्हीलर का। और इसमें इन्होंने जो ऋग्वेदा में पुरंदर वर्ड है, पुरंदर एंड हरियूपिया, इन दोनों वर्ड को डिस्कस करके और कंक्लूजन निकाल लिया कि आर्यंस वर फॉरेनर्स एंड दे केम फ्रॉम वेरी फार एंड अटैक्ड ऑन इंडिया, और उसके बाद इंडिया पे रूल किया। लेकिन यहां तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बाद में डेविड एंथनी आए। डेविड एंथनी ने आकर के इसको माइग्रेशन थियरी के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई अटैक वटैक नहीं हुआ था, यहां पर आर्यंस क्या कर रहे थे? तो आर्यंस, इन्होंने माइग्रेशन थियरी दिया, आर्यन माइग्रेशन थियरी। और इसमें इन्होंने क्लेम किया कि जो आर्यंस थे वो कोई एक बार इंडिया में नहीं आए थे, वो स्टेपी और सेंट्रल एशियन रीजन से धीरे धीरे नोमैडिक ग्रुप के रूप में कभी कभी आते रहते थे, और आते रहते थे, यहां पर आकर के सेटल्ड होते थे, यहां के लोकल लोगों के साथ मिक्स हो जाते थे। तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइम में छोटे छोटे ग्रुप के रूप में आते गए और यहां पर आकर के सेटल होते गए। ठीक है, तो ये तो इन लोगों का फॉरेन ओरिजिन का कंसेप्ट था। उसमें कुछ इंडियंस ने भी इस फॉरेन ओरिजिन के कंसेप्ट को सपोर्ट किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 1903 में जो बुक लिखी थी, द आर्कटिक होम इन द वेदास, बुक का नाम था द आर्कटिक होम इन द वेदास। ओके, तो इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक ने भी इसको क्या किया, आर्यंस को, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो वैदिक लिटरेचर में जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो एस्ट्रोनॉमिकल या जो ग्रहों की स्थिति लोकेशन देखी जा रही है, उसके बेस पर यह लग रहा है कि ये आर्यंस कहां से आ रहे हैं? नॉर्थ पोल से आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसमें और भी रिसर्च होने लगे, क्योंकि इसके बाद तो लगातार बढ़ता गया। तो दयानंद सरस्वती का भी अपना ओपिनियन आया। हम जानते हैं आर्य समाज के जो फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो दयानंद सरस्वती ने आर्यंस को कहां से बता दिया? पामीर रीजन। इन्होंने पामीर प्लेट्यू यहां से बता दिया कि पामीर प्लेट्यू जो इंडिया के जस्ट नॉर्थ में है, हिमालय के जस्ट तिब्बत में है, वहां से माइग्रेट होकर के आर्यंस इंडिया आए थे। फिर उसके बाद रोमिला थापर एंड आर एस शर्मा जैसे हिस्टोरियंस आए। रोमिला थापर एंड आर एस शर्मा, इन लोगों ने भी आर्यन माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट किया।
आर्यन माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जब इस पर रिसर्च होने लगा तो बहुत सारे स्पेशली करके ऋग्वेद पर जब रिसर्च, और ऋग्वेद में एक सेक्ट है, इंडिजिनस वाले में आते हैं, तो ऋग्वेद में एक सेक्ट है, एक पार्ट है ऋग्वेद का, नदी सुक्ता। वर्शिपिंग ऑफ द रिवर। ओके, तो इसको लेकर के श्रीकांत तेलागरी का रिसर्च आ रहा है इस पर, इन्होंने ही इस पे अच्छा काम किया है, श्रीकांत तेलागरी। तो वो कहते हैं कि जो ऋग्वेद का नदी सुक्ता है जिसमें कि सभी रिवर्स की वर्शिपिंग की गई है, इसमें जो सबसे फर्स्ट रिवर मेंशन की गई है दैट इज गंगा। फर्स्ट रिवर कौन है? गंगा। ओके, एंड जो सबसे प्योरेस्ट रिवर है वो कौन सी है? प्योरेस्ट रिवर इन वेदास इज सरस्वती। सरस्वती। ओके, मोस्टली डिस्कस्ड रिवर कौन सी है? तो मोस्टली डिस्कस्ड अगर बात करें तो वो है इंडस। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसी नदी की अगर चर्चा है तो वो है सिंधु नदी की चर्चा। ओके, एंड ऋग्वेद में ही जो नदी सुक्ता है उसमें एक सेगमेंट है, और उस सेगमेंट में सीक्वेंस वाइज ईस्ट टू वेस्ट नदियों की वर्शिपिंग की गई है। ठीक है, अब वेस्ट ईस्ट टू वेस्ट की गई है और उसमें जो वर्शिपिंग की गई है ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस में सभी नदियों का नाम लिया गया है, फ्रॉम गंगा टू कुभा। इसमें कौन है? फ्रॉम गंगा टू कुभा। अब गंगा क्या है? गंगा वैदिक कल्चर के ऋग्वैदिक एज की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है, और कुभा क्या है? कुभा अफगानिस्तान में बहने वाली है, इसका मतलब है कि वो वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है। तो इसको लेकर के श्रीकांत तेलागरी कहते हैं कि अगर आर्यंस सेंट्रल एशियन रीजन से होते तो वो अगर किसी रिवर की वर्शिपिंग कर रहे हैं तो वो जो सेंट्रल एशियन रिवर्स हैं जैसे वोल्गा है, यूराल रिवर है, तो उनकी वर्शिपिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनका नाम इवन मेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं? दे आर नॉट मेंशनिंग नेम ऑल्सो। व्हाई नॉट दे आर मेंशनिंग नेम? क्योंकि इसका मतलब है कि वो उस रिवर साइड से अपडेट ही नहीं थे, वो उनसे परिचित ही नहीं थे, वो उसे नहीं जानते थे। अगर आप कहीं भी माइग्रेट होकर के चले जाते हैं तो अपने कल्चर, अपने वर्शिप, अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको भूल नहीं जाते हैं। एंड ऋग्वेद में कहीं भी ना तो वो सेंट्रल एशियन प्लेट्यूज, सेंट्रल एशियन जियोग्राफिकल फीचर्स और सेंट्रल एशियन रिवर्स किसी की चर्चा नहीं है। तो जब नहीं है तो इसका मतलब कि वो वहां से अपडेट नहीं है, वो वहां से नहीं आए हैं। दे हैव देयर नेटिव लैंड एट इंडिया ओनली। इसीलिए जो इंडिया ईरान की जो बाउंड्रीज है इसी के आसपास के रिवर्स की उन्होंने मेंशन किया और उसकी वर्शिपिंग की है। ठीक है, इसी में एक और रिसर्च आया इंडिजिनस ओरिजिन में, और इसी में वो कहते हैं, श्रीकांत तेलागरी ही कहते हैं, लिखते हैं कि जो क्लेम किया गया है सरस्वती रिवर के बारे में कि सरस्वती वॉज द मोस्ट प्योरेस्ट रिवर। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सरस्वती रिवर इज द मोस्ट वर्शिप रिवर, सरस्वती रिवर। और सरस्वती रिवर को जो ऋग्वेद में लोकेशन बताया गया है दैट इज नियर बाई और बिटवीन यमुना एंड सतलज। तो यमुना एंड सतलज के बीच में मेनली हरियाणा का रीजन आता है। तो हरियाणा में इसी के आसपास एक ड्राइड रिवर के एविडेंस मिले हैं, उसे कहा जाता है हाकरा घाघरा या हक्कर घाघरा रिवर। ठीक है, तो
ये मानते हैं कि जो ये हक्कर घाघरा रिवर है, यही जो वेदों में सरस्वती रिवर मेंशन की गई है, उसी का ये नाम है। ठीक है, अब फिर ये एक कंक्लूजन की बात करते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि देर वर वर्शिपिंग सरस्वती रिवर एंड सबसे ज्यादा प्योरेस्ट रिवर मान करके उसकी वर्शिपिंग करते हैं, जबकि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो बताते हैं कि सरस्वती रिवर अराउंड 2000 BCE, कब? सरस्वती रिवर अराउंड 2000 BCE के आसपास क्या हो गई थी? ये ड्राइड हो गई थी, सूख गई थी। तो 2000 BCE में अगर कोई रिवर सूख गई है एंड आफ्टर 500 years a group of people came and started worshipping of the river, is there any logic in it? वो कहते हैं कि अगर वो रिवर पहले ही सूख गई है, 500 साल पहले सूख गई है, आज कोई आता है यहां पर सेटल्ड होता है और उस रिवर को प्योर मान करके उसकी वर्शिप स्टार्ट कर देता है, ये कोई लॉजिक है इसमें? अगर वो सूख गई है तो सबसे प्योरेस्ट रिवर फिर उसे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि 500 ईयर के बाद कोई आता है तो मे बी वो तो उस रिवर से अपडेट भी नहीं होगा, उससे परिचित भी नहीं होगा। और अगर ये परिचित हैं तो 2000 ईयर के आसपास अगर इंडस ये सरस्वती रिवर से वो परिचित है तो 2000 ईयर के आसपास यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटिन्यू चल रही है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो सरस्वती रिवर से अपडेट थे, तो उन्होंने ही बाद में अपनी ये सिविलाइजेशन डेवलप की और उसी को कंटिन्यू कर दिया, या इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन ही आगे कंटिन्यू कर गई वैदिक कल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे डिबेट ये रिवर शुकता से सामने आ गए, और इस डिबेट ने और ज्यादा जब रिसर्च इस पर हुई तो एक और बात सामने आई, एंड दैट वाज कि ऋग्वेद में मुंजवत हेमवत माउंटेन डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके साथ साथ आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश का मेंशनिंग किया गया है कि यहां पर मुंजवत हेमवत माउंटेन है। तो मुंजवत हेमवत माउंटेन कौन है? तो कहा जा रहा है कि ये हमेशा स्नो से लेडन रहता है एंड हाईएस्ट पीक है, सबसे हाईएस्ट है। तो ये इवन ये हो सकता है, ये कौन होगा? हिमालय होगा, ऐसा माना जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो आर्यावर्त रीजन की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जा रही है, तो आर्यावर्त रीजन ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंडिया वाला, इसमें तो कोई सेंट्रल एशिया नहीं है। उसी तरीके से जब ब्रह्मवर्त की बात की जा रही है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ब्रह्मवर्ता? तो ब्रह्मवर्ता क्या है? ब्रह्मवर्ता है हिमालय टू विंध्यन, हिमालय से विंध्यन के बीच का जो रीजन है उसको ब्रह्मवर्त कहा जाता है। तो अगर वो इस ब्रह्मवर्त को सबसे प्योरेस्ट प्लेस के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो फॉरेनर होते तो वो अपने प्लेस को सबसे प्योरेस्ट प्लेस के रूप में कंसीडर कर रहे होते, यहां के किसी प्लेस को सबसे प्योरेस्ट प्लेस क्यों बता रहे हैं। उसी तरीके से जो ब्रह्मर्षि देश है, ब्रह्मर्षि देश मेनली जो एमपी एंड हरियाणा यूपी का जो बीच वाला रीजन है, इसको ब्रह्मर्षि देश कहा गया है। तो गंगानाथ झा के बारे में हम सभी जानते हैं कि गंगानाथ झा ही वॉज द वेरी प्रोमिनेंट हिस्ट्री स्कॉलर ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो इन्होंने इसी ब्रह्मर्षि देश के बेस पे कंक्लूड किया और बताया कि ब्रह्मर्षि देश को वो सबसे प्योरेस्ट और सबसे रिस्पेक्टेड लोकेशन मान रहे हैं, जो कि इंडिया का है। तो इसका मतलब है कि जो आर्यन, जो कि ऋग्वैदिक टेक्स्ट को रीड करके अगर कंक्लूजन पे आया जाए, तो आर्यंस सिर्फ इसी लोकेशन से अपडेट हैं, इसी लोकेशन की वर्शिपिंग कर रहे हैं, इसी लोकेशन की बातचीत कर रहे हैं,
जो उसमें फौना एंड फ्लोरा है वो इसी लोकेशन की है, बाहर की किसी लोकेशन की है नहीं, तो फिर बाहर से कैसे आ गए? ठीक है, तो इस तरीके से एक कंक्लूजन वैदिक लिटरेचर को रीड करके कुछ स्कॉलर्स ने यह कंक्लूजन निकाला कि आर्यंस क्या थे, वो इंडिजिनस थे, वो इंडियंस थे, यहीं से वो सिविलाइजेशन कंटिन्यू हुई थी। ठीक है, इवन ऋग्वेदा में एक वॉर की डिस्कशन की गई है, आप सभी उसको जरूर जानते होंगे, दशराज्ञा वॉर, दशराज्ञा वॉर ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुरुषिनी, रिवर पुरुषिनी, पुरुषिनी रावी रिवर का ओल्ड नेम है। तो रावी रिवर के बैंक पर वॉर हो रही है, दशराज्ञा वॉर, जिसमें वन साइड सुदास हैं एंड अपोजिट साइड में 10 जना हैं। ठीक है, एंड फाइनली सुदास क्या होते हैं, विक्टोरियस हो जाते हैं, एंड ये 10 जना डिफीट होते हैं। इन 10 जना में, तो अब ये यहां पर ऋग्वेद में बताया गया है कि ये जो सुदास हैं, वॉर कहां हो रही है, पुरुषनी रिवर, रावी रिवर के बैंक पर, मतलब आज का जो पाकिस्तान वाला रीजन है उसके आसपास हो रहा है, तो वे वेस्टर्न बाउंड्री के रूप में कंसिडर किया जा सकता है वैदिक एज का। और उसमें क्लेम किया गया है कि जो ये विक्टरस हैं, जो विक्टर हैं सुदास, ही बिलोंग्स टू द ईस्टर्न रीजन, वो ईस्टर्न रीजन से आते हैं, पूर्व से आते हैं, और आकर के यहाँ के ये 10 जन को डिफीट करते हैं। तो जब पूर्व से कोई जाकर के पश्चिम वाले को डिफीट कर रहा है, तो इसका मतलब कि पूर्व से सिविलाइजेशन पश्चिम की ओर गई है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर आई है। ठीक है, क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया वाले होंगे तो वो कैसे आएंगे, पश्चिम से इंडिया में आएंगे। जबकि ये जो दशराज्या वार है ये बताता है कि पूर्व वाले ने पश्चिम को डिफीट किया और वहां गए, तो सिविलाइजेशन कैसे जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, मतलब आउट ऑफ इंडिया थियोरी इसके साथ प्रमोट की गई। ठीक है, ये सब चीज चल रही थी। तो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स तो ये बता रहे थे, लेकिन आर्कियोलॉजी, इसको अभी भी आर्कियोलॉजी में बहुत सारे डायमेंशंस आ रहे थे। आर्कियोलॉजी का क्या डायमेंशन था, आर्कियोलॉजी कैसे फॉरेन और इंडिजिनस आर्यंस को डिस्क्राइब कर रही थी, अब उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम आर्कियोलॉजी में देखें तो आर्कियोलॉजी में हमारे सामने सबसे पहला जो एविडेंस आता है वो आता है उनकी पॉटरी का, कि वो कैसे बर्तन यूज कर रहे थे, उससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे वो ओसीपी कल्चर, ओसीपी पॉटरी को यूज करते थे। ये ऋग्वैदिक पॉटरी है, ओसीपी पॉटरी। अब ओसीपी पॉटरी इसमें आप देख रहे हैं, ये है, ये है, ये है। ठीक है, ऑक कलर्ड पॉटरी। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कलरिंग नहीं की गई है, एकदम बहुत बड़े बड़े साइज में बनाया गया है, जैसे कि उसमें कोई ग्रेन या कोई कुछ अनाज बनाज रखने के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कलर पेंटिंग नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन जब हम लेटर वैदिक एज में आते हैं तो लेटर वैदिक एज में जो पेंटिंग है वह बदल जाता है। वो क्या हो जाता है, फिर ये हो जाता है पीजीडब्ल्यू। अब पीजीडब्ल्यू में आप कलर देखिए यहां पर कि ऊपर पहले तो प्लेन कलर है, लेकिन उसके ऊपर ब्लैक से पेंटिंग की गई है, कुछ डिजाइन्स बनाए गए हैं। उसके बाद जब लेटर वैदिक एज के बाद जब हम महाजनपदा एज में इंटर करते हैं तो उस एज की ये पॉटरी है, इसको कहते हैं एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वर। अब यहां पर हाईली पॉलिश्ड वर बर्तन मिलने लगे, पॉटरी मिलने लगी। तो यहां पर एक जर्नी दिखती है कि पहले बिना कलर की, फिर उसके बाद उस पर हल्का सा ब्लैक कलर की पेंटिंग, और फिर उसके बाद डीप ब्लैक और क्लासिक पेंटिंग। ठीक है, इसमें एक और बात देखा गया कि ये जो ओसीपी पॉटरी मिली है उसकी जब डेटिंग की गई तो वो अराउंड 3000 बीसीई के आसपास का निकल गया। कब का निकल रहा है, 3000 बीसीई, बिफोर कॉमन ईरा। अब 3000 बीसीई में इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मैच्योर फेज में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां हो रही है, सप्त सैंधव रीजन वाले में, पंजाब एंड सिंध वाले रीजन में डेवलप हो रही है। और वैदिक कल्चर उससे थोड़ा सा जस्ट ईस्ट वाले रीजन में डेवलप हो रही है। तो अब माना जा रहा है कि
इंडिया में दो कल्चर पैरेलली डेवलप हो रही थी, अगर इसको देखा जाए तो। एक काफी मैच्योर हो गई, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बन गई, और दूसरी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, वो उतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन दोनों काफी एक दूसरे के आसपास ही थी, बहुत दूर नहीं थी। तो एक धीरे धीरे डेवलप हो रही थी जो कि अपनी पोर्ट्री बना रही थी, फिर वो धीरे डेवलप होकर के थोड़ी एडवांस पोर्ट्री में आई और फिर हाईली एडवांस पोर्ट्री में चली गई, और फिर इसी ने लेटर फेज में आकर के एक मैच्योर सिविलाइजेशन बना दिया, आर्यन सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये देख करके तो इस पोर्ट्री के डेवलपमेंट को देख करके और स्पेशली करके ओसीपी पोर्ट्री को देख करके ये कंक्लूजन निकाला गया कि वैदिक आर्यंस कहां से बिलोंग करते हैं, यहीं से नेटिव इंडियंस हैं वो। ठीक है, और वो पैरेलली जैसे जिस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था, उसी के पहले थोड़ा सा ईस्ट में ये वैदिक कल्चर डेवलप हो रहा था, साउथ में बहुत सारे और लोकल चैल्कोलिथिक कल्चर डेवलप हो रहा था। उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोकेशन थे जैसे भगवानपुरा, हरियाणा का जो कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक विलेज है भगवानपुरा। अब भगवानपुरा किस लिए जाना जाता है? इट इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती और कैन बी क्लेम्ड इट एज घग्गर हाकरा रिवर। तो किस पर है? राइट बैंक ऑफ द रिवर सरस्वती पर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कुरुक्षेत्रा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा का है। और यहां पर जो डिस्कवरी मिली, तो यहां से हमें डायरेक्ट ओवरलैप दिखता है, डायरेक्ट ओवरलैप बिटवीन हड़प्पा एंड वैदिक कल्चर। अब वो कैसे दिखता है? यहां से एक हाउस मिला है, जो जिसमें कि 16 रूम्स हैं। ठीक है, अब वैदिक कल्चर को लेकर के जो माना जाता है, कॉमन बिलीफ है, वो ये है कि वो बहुत छोटे छोटे मिट्टी के घर बना के रहते थे, एक या दो घर बना करके रहते थे, बड़े बड़े घर नहीं बनाते थे। और बड़े बड़े घर कौन बनाता था? वो हड़प्पन्स बनाते थे। लेकिन जब भगवानपुरा की स्टडी की गई तो वहां पर जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं उस घर को यूज बनाने में, वो क्या है? वो बेक्ड ब्रिक्स है। कुछ बेक्ड ब्रिक्स हैं और कुछ सन ड्राइड ब्रिक्स हैं, और मतलब कि कुछ सूरज के प्रकाश में कच्ची मिट्टी के ईंट बना करके और उसको यूज किया गया है। कुछ हालांकि पके हुए ईंट भी यूज किए गए हैं। तो जो पका हुआ ईंट का यूज है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कनेक्टेड है, और जो ड्राइड ब्रिक्स है या फिर जो क्ले यूज किया गया है वो वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको देख करके कुछ स्कॉलर्स ने कहना शुरू किया कि जिस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रही थी, क्योंकि मैच्योर फेज में वो अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते थे, लेकिन जब डिक्लाइन हो रही थी तो धीरे धीरे वो उनके बिल्डिंग का साइज छोटा होता गया, और जो बेक्ड ब्रिक्स थे वह भी अब कंप्रोमाइज हो गए और सन ड्राइड ब्रिक्स और क्ले का यूज होने लगा था। तो वहां से सन ड्राइड एंड क्ले का जो यूज हो रहा है वो वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और टाइम फ्रेम जब देखा गया तो ये किस एज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करता है, इसका टाइम फ्रेम है 1500 बीसीई का। तो 1500 बीसीई में माना जाता है कि वैदिक कल्चर स्टार्ट हो रहा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो डिक्लाइन कर गई थी। तो जब डिक्लाइन कर गई थी और वैदिक कल्चर स्टार्ट हो रहा था, उसी टाइम पर आर्यंस इतने बड़े घर कैसे बना लिए? क्योंकि बाकी और बहुत सारी जगह से तो ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं। तो इसको लेकर के जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मे बी ऐसा रहा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किसी भी फैक्टर से डिक्लाइन कर रही थी और बाद में वही धीरे धीरे फिर से अपने आप को ग्रो कर रही थी। तो वो सिविलाइजेशन डिक्लाइन होकर के कल्चर के रूप में धीरे धीरे ग्रो कर रही थी और वो धीरे धीरे ईस्टवर्ड माइग्रेट भी कर रहे थे। ओके, तो इस तरीके से भगवानपुरा, उसी तरीके से फिर बाद में कुछ और भी साइट हैं, नो है, हस्तिनापुर है, अतरंजी खेरा है, इनको देख करके भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले। लेकिन इसके बाद भी
ये प्रूव नहीं हुआ कि आर्यंस नेटिव हैं कि फॉरेनर्स हैं। एविडेंस कुछ है, लेकिन वो अभी परमानेंटली पूरे सिविलाइजेशन को, पूरे कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल डिस्कशन। हाँ, यहां पर यह भी ध्यान दीजिएगा कि उसके साथ साथ आर्कियोलॉजी में ही हमें एक और परमानेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिला, और यह था जो कि आर्यंस माइग्रेशन थियरी को सपोर्ट कर रहा था। और ये है बकोचकोई इंस्क्रिप्शन, जो कहां से बिलोंग करता है, जो बिलोंग करता है अनातोलिया रीजन, टर्की का जो अनातोलिया प्लेट्यू है, वहां पर बकोचकोई इंस्क्रिप्शन लिखाया गया। वहां पर एक हिटाइट ट्राइबल ग्रुप रहा करता था, और हिटाइट ट्राइबल ग्रुप और उनका एक और ट्राइबल ग्रुप था मितानी किंगडम। इनके साथ क्लैश होता है, और उसके बाद दोनों के बीच में क्या होती है, ट्रीटी होती है, और उस ट्रीटी में दोनों अपने यहां एक एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते हैं। तो ये जो मितानी इंस्क्रिप्शन है, ये कहां से मिला है, नॉर्थ सीरिया से, मेसोपोटामिया के रीजन के आसपास, और ये मिला है टर्की के आसपास। ठीक है, तो इनमें बकोचकोई इंस्क्रिप्शन में इसका सिग्निफिकेंट क्या है कि इसमें जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस या पावर के बारे में डिस्कस किया गया है, वो सारे कंसेप्ट, चैरियोट डिस्कस किया गया है, या फिर बहुत सारी और चीजें डिस्कस की गई जो कि आर्यंस के साथ कनेक्ट होती हैं। लेकिन जो ये मितानी इंस्क्रिप्शन है, ये आर्यन सिविलाइजेशन को और ज्यादा कनेक्ट कर देता है, क्योंकि मितानी इंस्क्रिप्शन में, ये मितानी इंस्क्रिप्शन है, और उसमें जो वहां का किंग है, मितानी किंगडम का किंग है, वो शपथ लेता है, वो ऐसे कि मैं इन देवताओं का नाम मेंशन कर रहा है कि मित्र, वरुणा, इंद्र एंड नसत्य, अश्विनी कुमार को नसत्य कहा जाता है, इन चारों देवताओं को सामने मान करके शपथ लेता है कि मैं इस ट्रीटी को फॉलो करूंगा। और ये कौन देवता हैं, ये आर्यन देवता हैं। तो आर्यन देवता हैं, एंड कहां मेंशन किए गए हैं, मितानी इंस्क्रिप्शन में, सीरिया एंड मेसोपोटामिया रीजन में, और उसके पास पास हिटाइट इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में एविडेंस मिल रहे हैं। तो आर्यन गॉड अगर सीरिया में, टर्की के आसपास मेंशन हो रहे हैं, उसी एज के जस्ट आसपास के इंस्क्रिप्शन में, 2000 के आसपास, ये जो टाइम है ये आपको दिख रहा है कि 14th सेंचुरी बीसीई और 15-14 सेंचुरी बीसीई, जिस एज में इंडिया में वैदिक कल्चर स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइम का इंस्क्रिप्शन है, और वहां पर वैदिक गॉड मेंशन किए गए हैं। तो अब इसको लेकर के भी इवन जो मैक्स म्यूलर का सेंट्रल एशियन ओरिजिन का कंसेप्ट था, उसका भी बेस यही है। वो कहते हैं कि देखो, ये जो बकोचकोई इंस्क्रिप्शन है या मितानी इंस्क्रिप्शन है, वहां पर वैदिक जो गॉड हैं उनके नाम मेंशन किए गए हैं। उनके नाम के साथ साथ इन पे बहुत सारे चैरियोट, वुमन वॉरियर एंड वॉरशिप के बारे में डिस्कस किया गया है, जो कि पूरा पूरा वैदिक कल्चर से मिक्स करता है, मेल करता है। तो इसका मतलब है कि इधर से ही होते होते आर्यंस इंडिया आए थे। ठीक है, तो इन दोनों इंस्क्रिप्शन को देख करके क्या लग रहा है कि आर्यंस फॉरेनर्स थे। जब हम भगवानपुरा की डिस्कशन करते हैं, ओसीपी कल्चर की डिस्कशन करते हैं, तो ये, या फिर जो ऋग्वैदिक जियोग्राफी का डिस्कशन करते हैं, तो उसमें से एविडेंस निकलता है कि आर्यंस इंडियंस थे। बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था। इसी बीच अब इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए एक हमें ट्रेनिंग मैनुअल मिला। ये कहां का है, ये ट्रेनिंग मैनुअल है इराक का, टर्की का सॉरी। और इसमें ट्रेनिंग मैनुअल का मतलब है कि किसी घोड़े को ट्रेंड करके, हॉर्स को ट्रेंड करके, और वॉरशिप में कैसे यूज किया जाए, लड़ाई के टाइम में उसको कैसे यूज किया जाए। और ये उसी टाइम का है, अराउंड 1500 बीसीई का है। अब इस ट्रेनिंग मैनुअल में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे इसमें वर्ड किया गया है आयका, किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को। संस्कृत में वन को कहा जाता है एका। तेरा संस्कृत में त्रि, पंजा संस्कृत में पंचा, तथा संस्कृत में सप्ता, नवा नवा, इवन
जो सर्कल है उसको संस्कृत में वृत्त कहा जाता है और यह भी वृत्तना कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ट्रेनिंग मैनुअल था, द किकुली हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल ऑफ टर्की, उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो पूरे के पूरे संस्कृत वर्ड से, बहुत सारे उसके वर्ड संस्कृत वर्ड से काफी सिमिलर हैं। अब इसको लेकर भी कहा गया कि देखो भगोज को इंस्क्रिप्शन से, मितानी इंस्क्रिप्शन से तो सिमिलरिटी मिलती ही है, करेक्शन मिलता ही है, उसके साथ साथ जो उनके वर्ड्स हैं, उनके जो लैंग्वेज हैं, वो लैंग्वेज भी संस्कृत से पूरे पूरे मैच हो रहे हैं। इसका मतलब है कि संस्कृत एंड जो ये मितानी लैंग्वेज है इसमें काफी सिमिलरिटी है और आर्यंस उधर से ही यहां पर आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एविडेंस ऐसे हो गए जो इंडिजिनस प्रूव करते थे, बहुत सारे ऐसे हो गए जो फॉरेनर्स प्रूव करते थे। अब डिस्कशन आगे बढ़ा और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अब डिस्कस होने लगे। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स डिस्कस होने लगे तो उसमें जो सबसे पहला है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इन्वायरमेंट इज द ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन, सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में इसको, इन्वायरमेंट को क्या माना जाता है? ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन, ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन। क्योंकि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है सोसाइटी माइग्रेट कर जाती है। अगर कहीं पर इन्वायरमेंट ड्राई हो गया तो वहां की जो पॉपुलेशन है वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को ड्राइवर ऑफ माइग्रेशन माना जाता है। इसको लेकर के जो फॉरेन कंसेप्ट है कि जो आर्यंस थे वो फॉरेनर्स थे, इसमें आता है कि अराउंड 2000 BCE के आसपास जो इन्वायरमेंट था, कहां पर? स्टेपी और सेंट्रल एशियन रीजन में। कब? अराउंड 2000 BCE। ओके, तो ये सेंट्रल एशियन रीजन में इन्वायरमेंट चेंज होता है और वहां के जो ग्रास लैंड्स थे, स्टेपीज ग्रासलैंड, वो सूख गए। ये क्या हो गए? बिकम ड्राइड। तो जब ये ड्राइड हो गए, सूख गए, तो उनके आसपास, क्योंकि इस रीजन में जो कम्युनिटी रहती थी, जो ट्राइबल ग्रुप रहता था, वो चैरियोट यूज करता था, स्पोक्ड चैरियोट यूज करता था और वो हॉर्सेस को यूज करता था। तो वो क्या हो गया? वो माइग्रेट कर गया किधर? साउथवर्ड्स। क्योंकि साउथ में जब नॉर्थ में जाएंगे तो ड्राइनेस बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ में कोल्ड रीजन है, और साउथ में आएंगे तो ड्राइनेस कम होगा। तो वो धीरे धीरे साउथ की ओर माइग्रेट कर गए और फिर धीरे धीरे इंडिया की ओर आ गए। और ये एविडेंस कब की है? अराउंड 2000 BCE के आसपास। ठीक है, तो उनको इन्वायरमेंट ने क्या किया? फोर्स किया टू माइग्रेट टुवर्ड्स साउथ एशिया, टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, इवन इंडिया में भी हम देखते हैं कि इसी टाइम में इंडिया में भी जो मॉनसून सिस्टम है उसमें चेंज आया। मॉनसून में चेंज आया। मॉनसून चेंज कब हो रहा है? 2000 BCE के आसपास। तो जब मॉनसून में चेंज हो रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि 2000 BCE के आसपास से इंडस, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, वो क्या होने लगी? हड़प्पन सिविलाइजेशन ये डिक्लाइन कर गई। और माना जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन में इन्वायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल था। तो क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि ये मॉनसून चेंज हो रहा है का मतलब है कि जो वेस्ट रीजन था, जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था इंडिया का, जहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो प्रोमिनेंट सिटीज थे, वहां पर अब मॉनसून कम हो गया, रेन कम हो गई, तो बरसात कम होने लगी, तो प्रोडक्शन कम होने लगा, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होने लगी, और इस तरीके से वो सिविलाइजेशन धीरे धीरे कोलैप्स कर गई, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड पर डिपेंडेंट सिविलाइजेशन थी। तो ट्रेड, जैसे जैसे ट्रेड के लिए रिवर में सफिशिएंट पानी चाहिए था, एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन चाहिए था, वो कमजोर हुआ, इसीलिए वो सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर रही है अराउंड 2000 BCE के आसपास। ठीक है, और इसी के आसपास फिर क्या हो रहा है? सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर भी सूख जा रही है, बिकेम ड्राइड।
तो इंडिया में भी इन्वायरमेंटल चेंज के एविडेंस है और स्टेपी रीजन में भी, सेंट्रल एशियन रीजन में भी इन्वायरमेंटल चेंज के इंपैक्ट दिख रहे हैं। तो जब इंडिया में एक सिविलाइजेशन कोलैप्स हो रही है और वहां से साउथवर्ड माइग्रेशन हो रहा है और उसी के टाइम में इंडिया में एक नए कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है कि वहां से लोग आए और उन लोगों ने यहां के लोगों के साथ मिक्स करके एक नए कल्चर को प्रमोट किया। ठीक है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स थे जो इन्वायरमेंटल सोर्स को लेकर के इन सारे फैक्ट्स को काउंटर कर रहे थे और वो कह रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है। इवन इन्वायरमेंटल सोर्स ही ये प्रूव करते हैं कि आर्यंस इंडिजिनस थे। आर्यंस क्या थे? नेटिव थे। अब उनका जो लॉजिक है वो क्या है? उनका लॉजिक ये है कि जब आप कहते हैं कि जो सरस्वती रिवर है 2000 के आसपास ड्राई कर गई, तो 2000 के आसपास जब वो ड्राई हो जा रही है तो उसके 500 ईयर के बाद अगर कोई आ रहा है और वो उस रिवर की वर्शिपिंग कर रहा है तो ये लॉजिकल नहीं है। हम इस कंक्लूजन के साथ अग्री नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अभी भी डिबेट कंटिन्यू था। मतलब कि इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी ये प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि आर्यंस माइग्रेटेड हैं या फिर नेटिव हैं। फिर उसके बाद 2019 में 2080 से एक नया इंट्रोडक्शन हुआ जेनेटिक रिसोर्स का, एंड जेनेटिकल फैक्टर्स में 2019 में राखीगढ़ी से एक राखीगढ़ी, ये सभी आप लोग जानते हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में है। यहां से एक हड़प्पन स्केलेटन का क्या किया गया? डीएनए टेस्ट किया गया। और जब डीएनए टेस्ट किया गया तो ये कब का है? ये लेटर हड़प्पन फेज का है। तो लेटर हड़प्पन फेज का जब डीएनए चेक किया जा रहा है तो इसके डीएनए में हमें सिर्फ नेटिव डीएनए ही मिले। नेटिव डीएनए का मतलब क्या है? इंडो ईरानियन। नेटिव डीएनए का मतलब है इंडो ईरानियन। तो अब जो बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा कहते थे कि आर्यंस माइग्रेट होकर के आए और धीरे धीरे टाइम पर माइग्रेट होते गए, तो जब वो माइग्रेट होकर के यहां आए थे तो यहां का जो जीन था उनके साथ वो मिक्स हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर आर्यन जीन्स नहीं मिल रही हैं, सॉरी फॉरेन जीन्स नहीं मिल रही हैं। वो सभी क्या है? एक डीएनए टेस्ट किया, उसमें सारी जीन कैसी हैं? नेटिव है, इंडो ईरानियन जीन है। ठीक है, तो एक तो ये आया। अब दूसरा है कि इसमें कोई भी स्टेपी या साउथ सेंट्रल एशियन जीनोम मिक्सिंग नहीं दिख रहा है। तो इससे जो आर्यन माइग्रेशन थियरी थी उसको काउंटर किया गया। लेकिन पैरेलली एक और डीएनए स्टडी हुई जो थोड़ी और एडवांस लेवल पे हुई, और इसको लीड कर रहे थे नरसिम्हन। इन्होंने जब लेटर फेज के डीएनए स्टडी को और ज्यादा रिसर्च किया, लार्ज डीएनए डेटाबेस को डिस्कस किया, तो उन्होंने देखा कि आफ्टर हड़प्पन्स जो डीएनए इंडिया में मिल रहा है वो काफी मिक्स्ड डीएनए है। इसमें बहुत सारे फॉरेन एंसेस्टर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, सबका मिक्स है ये। अब यहां पर डाउट हो गया कि नरसिम्हन की स्टडी क्या कहती है? मिक्स्ड डीएनए। और राखीगढ़ी की स्टडी क्या कहती है? नेटिव डीएनए। अब यहां पर डीएनए स्टडी से भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि ये जो मिक्स डीएनए वाला स्टडी है ये कह रहा है कि मिक्स तो हुए हैं, लेकिन कितना मिक्स हुए हैं, कितने फॉरेन से आए थे, और फॉरेन से जो आए हैं वो कब आए हैं, और कितना उन्होंने सिविलाइजेशन को, इस आर्यन कल्चर क्या उन्हीं के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, इसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता था। डीएनए स्टडी ये नहीं बता सकती है कि आर्यन कौन थे, आर्यन कल्चर को किसने प्रमोट किया, क्योंकि वो ये तो बता सकती है कि मिक्स हुआ है, लेकिन मिक्स हुआ है तो उस मिक्सिंग में बाहर वालों ने किया था या फिर नेटिव लोग आर्यन सिविलाइजेशन को डेवलप कर रहे थे और बाहर वाले आकर के भी उसके साथ मिल करके रहने लगे, ये प्रूफ ही नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से बहुत सारी आज भी ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आर्यंस नेटिव थे या फॉरेनर्स थे। लेकिन ये जरूर कहा गया है, इवन जब सर विलियम जोन्स ने डिस्कस किया था लिंग्विस्टिक थियरी,
तो लिंग्विस्टिक थियरी में ही उन्होंने ये बता दिया था कि, अच्छा इस पर भी आएंगे, लिंग्विस्टिक थियरी में उन्होंने बता दिया था कि आर्यंस कोई रेस नहीं है, कोई जीन नहीं है, बल्कि वो एक लैंग्विस्टिक कम्युनिटी है जो कॉमन लैंग्वेज बोलती है, कॉमन कल्चर शेयर करती है। तो अब कॉमन कल्चर शेयर करती है, कॉमन लैंग्वेज बोलती है, तो वो फॉरेन और इंडियंस दोनों मिक्स होकर के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो डिस्कशन है कि आर्यंस फॉरेनर्स थे, आर्यन नेटिव्स थे, ये अभी तक प्रूव नहीं हो सका। उम्मीद है आगे और इसमें थोड़ी बेटरमेंट होगी। लेकिन एक और स्टडी हुई है जो सिनौली से हुई है, बागपत डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और वहां पर एक विलेज है सिनौली विलेज। वहां से जब डिस्कवरी देखी गई तो एक क्या मिला, एक बरियल मिला जिसमें कि लोगों को दफनाया गया था। तो जो हड़प्पन्स लोगों को दफनाते थे, जो अपने बरियल से दफनाते थे, वो जमीन में गड्ढा करते थे और उसी में ऐसे ही लिटा देते थे, उनके साथ उनके डेली यूज के गुड्स रख देते थे। लेकिन जो सिनौली से मिला वो बहुत अलग था और काफी एडवांस था, क्योंकि यहां कॉफिन में लपेट करके लोग को, इंडिविजुअल को दफनाया गया था। मतलब उसको लकड़ी और तांबे का कॉफिन बनाया गया था एंड उसमें किसी इंडिविजुअल को रखा गया था और उसको जमीन में दफनाया गया था। अब जब कार्बन डेटिंग की गई तो इसकी टाइमिंग क्या आ रही है, हड़प्पन का टाइम आ रहा है। अब हड़प्पन का टाइम आ रहा है तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है, क्योंकि हड़प्पन क्या कर रहे हैं, जमीन में ऐसे ही पैरेलल लेटा रहे हैं। और ये कहां से मिला है, यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अभी नहीं है। ठीक है, कहा जा सकता है कि उसका सबसे लास्ट ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो, और वो वैदिक कल्चर का तो पार्ट है। तो वैदिक कल्चर में अब हिस्टोरियंस इसको एक्सप्लेन इस तरीके से करते हैं कि इंडिया में इसका मतलब यह है कि वेस्टर्न पार्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप कर रही थी और पैरेलल ईस्टर्न रीजन में एक कल्चर डेवलप हो रहा था, और वो भी काफी एडवांस कल्चर था। तभी तो वो अपने इंडिविजुअल को कॉफिन में दफना रहे हैं, और ऐसा इंडस साइट्स में कहीं नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ये सिविलाइजेशन इंडस से अलग है, ये कल्चर इंडस से अलग है और यहां इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ जो दफनाया गया है वो कोई रॉयल इंडिविजुअल है, कोई स्पेशल है, और देखा गया कि वो कोई वुमन है, कोई रॉयल वुमन है। अब उसके आसपास क्या है कि उसके आसपास उसके साथ साथ चैरियोट को भी उसमें दफना दिया गया है, उसको कॉफिन में रखा गया है, उसके साथ एक रथ को, जो यहां पर दिखाया गया है, ये बाद में वहां से ला करके जब रख दिया गया संग्रहालय में, तो ये चैरियोट का स्पोक है, इसमें व्हील है, दोनों साइड व्हील है, बीच में एक डंडा जैसा लगाया गया जो कि चैरियोट पे खड़ा होकर के पकड़ने के लिए, और ये उसका बेस है लकड़ी का, और दोनों साइड ऐसे बनाया गया था जिस पर कि जानवर के कंधे पर रखा जा सके और वो चलाया जा सके। उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे स्वॉर्ड भी मिले, बहुत सारे तलवार मिले थे जब वो कॉफिन खोला गया, तो मतलब उसकी डिस्कवरी हुई तो। लेकिन यहां पर एक अंतर है। अंतर क्या है कि जो ऋग्वेद में, ऑब्वियसली ऋग्वेद में चैरियोट का डिस्कशन है, चैरियोट के बारे में बताया गया है कि राजा चैरियोट पर लड़ने जाते थे, लेकिन ये जो चैरियोट मिला है इसमें कोई स्पोक नहीं है, कोई बीच में जो तिल्ली होती है जो स्पीड बढ़ा देती है वो नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा ठोस एक लकड़ी से बनाया गया है और उसके ऊपर कॉपर का प्लेटिंग की गई है। तो अब इसको देकर के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वॉरफेयर में यूज होने के लिए या स्पीड में घोड़े के साथ जोतने के लिए नहीं यूज हो रहा है। मे बी ये कहां यूज किया गया होगा, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, तो ये सामान ढोने के लिए यूज किया जाता होगा, और ये घोड़े के ऊपर नहीं बल्कि किसी एनिमल के साथ, स्पेशली करके जो जैसे भैंस और बैल हैं उनके साथ इसको यूज किया जाता होगा। लेकिन हमें इसमें क्या मिला है, इसमें स्वॉर्ड्स भी मिला है और उसके साथ साथ ये है ढाल, जिससे कि कोई अटैक करे तो रोका जा सके, तो ये भी मिला है। अब कंफ्यूजन ये है कि इसकी जब टाइमिंग की जा रही है, डीएनए टेस्टिंग की जा रही है, तो हड़प्पा ने इसका निकल जा रहा है, और जो फीचर्स हैं वो बहुत सारा वैदिक आर्यंस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट्स भी हैं कि वैदिक आर्यंस चैरियोट यूज करते थे तो चैरियोट भी तो मिला है, वैदिक आर्यंस वॉर्स करते थे, लड़ाई बड़ाई करते थे, तो उनके साथ हमें यहां पर ये सब मिले हैं, लेकिन जो चैरियोट ऋग्वेद में मेंशन किया गया वैसा चैरियोट है नहीं।
तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए हैं जिसने कि इस आर्यंस नेटिव थे और फॉरेनर्स थे, इस डिबेट को और ज्यादा डेप्थ बना दिया है। अभी हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि जो आर्कियोलॉजी है उसके साथ साथ जो रिसेंट डीएनए स्टडीज हैं इसमें और आगे क्या डिस्कवरी होती है, उसी के बेस पर फाइनल कंक्लूजन निकलेगा कि आर्यंस नेटिव थे या फॉरेनर्स थे। लेकिन एक और बात हमेशा ध्यान रखिए कि आर्यन नेटिव थे या फॉरेनर्स थे, ये कोई एक परमानेंट कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता है। इसका एक बैलेंस ओपिनियन यही हो सकता है कि आर्यन कल्चर के डेवलपमेंट में कुछ लोकल एलिमेंट्स, कुछ फॉरेन एलिमेंट्स दोनों ने मिलकर के शायद इसको डेवलप किया होगा। टोटली नेटिव भी नहीं दिखता है, टोटली फॉरेनर्स भी नहीं दिखता है, फॉरेन भी नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि दोनों का मिक्स होगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा ताकि इसमें और ज्यादा डिस्कवरीज हो और तब कोई फाइनल कंक्लूजन आएगा। ठीक है, तो आर्यन नेटिव थे और फॉरेनर्स थे, इसके सारे डायमेंशंस लगभग जितने आज तक डिस्कस हुए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये हिस्ट्री ऑप्शनल हो, जीएस हो या फिर आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो, ये अक्सर पूछा जाने वाला टॉपिक है और इतना ज्यादा इन डेप्थ आपको अक्सर कोई बताता नहीं है। मैंने कोशिश किया है कि सारे डायमेंशन से आपको अपडेट करूं। लगातार आप लोग बने रहिए ताकि आपकी जो आर्ट एंड कल्चर की स्टडी है वो इतनी मैच्योर हो जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको परफेक्टली लिख सके। तो डेली 8 बजे आप लोग मिलते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रमोशन हो सके। ओके, चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।